Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Okay. So we are going to start a new chapter today, as we have already completed one chapter of history that was from the beginning of the time, and now we have to start the early cities. As you can see, I have shared the syllabus on the screen. Are you able to see the screen? क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, आपको ma'am. सिलेबस दिख रहा है? Yes, ma'am. हमने फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था समर वेकेशन से पहले. अब हमने अर्ली सिटीज करना है. ठीक है, आपके यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं हिस्ट्री के अंदर, सॉरी 4 पार्ट्स हैं. ए पार्ट का हमने फर्स्ट कर लिया है. अब सेकंड जो है अर्ली सिटीज के अंदर. अब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये आपके डिटेल में दे रखा है कि कौन सी चीज क्या है. ठीक है, तो अर्ली सोसाइटीज के अंदर हमने फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम कर लिया था. जो इंट्रोडक्शन था सारा हमारा हो गया था ये वाला चैप्टर. अब जो सेकंड होगा वो आएगा द राइटिंग इन द सिटी लाइफ. ठीक है, इसके अंदर आपको जो अर्ली सिटीज रही हैं उनके बारे में पता पड़ेगा. तो डोंट गेट कंफ्यूज विद द नेम ऑफ द हेडिंग. ठीक है, टाइटल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन चीजें इस तरीके से दोनों को कंपेयर करके समझ में आ जाएंगी. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we are going to study this chapter theme 2 writing in the city life. इसके अंदर हम बेसिकली जो पहले की सिटी रही हैं, शुरुआती समय में जो सिटीज डेवलप हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे. और शुरुआत होती है मेसोपोटामिया, ये जो टर्म है उससे. तो सबसे पहले मेसोपोटामिया क्या चीज है उसके बारे में पढ़ते हैं. साइड में दे रखा है द नेम मेसोपोटामिया is derived from the Greek word mesos and meaning middle and the potamos meaning river. अब ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, मिलकर के बना है. मेसोस का मतलब होता है मिडल और पोटामोस का मतलब होता है रिवर, यानी कि मिडल ऑफ द रिवर. ठीक है, मेसोपोटामिया. सिटी लाइफ बिगिन इन मेसोपोटामिया, द लैंड बिटवीन द यूफ्रेट्स एंड द टिग्रिस रिवर. अब यहाँ पर 2 रिवर्स के नाम आपको दिए गए हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रिस. इनके बीच में सिटी लाइफ जो है, एक लैंड है, वो वहां पर शुरू हो रहा है. और ये अब हिस्सा किसका है? इज नाउ द पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इराक. इराक का हिस्सा है. आप नीचे अगर देखेंगे यहाँ पे आपको मैप दिया हुआ है. ठीक है, नीचे की तरफ इस पेज पे मैप 2 जो है उसके अंदर आपको दिख रहा होगा. यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है 2 रिवर्स जो हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, उसको मेंशन किया हुआ है. इसके बीच की जो ये लैंड है उसको बोला गया है मेसोपोटामिया. इसमें भी आपको ये समझ में आ रहा होगा. ठीक है, क्लियर है? Mesopotamian civilization is known for its prosperity, city life, and its voluminous and rich literature, and its mathematics and astronomy. अब क्या है यहाँ पर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो फेमस था अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए, सिटी लाइफ के लिए, और वहाँ पे जो बहुत अच्छे अमाउंट में लिटरेचर, इतिहास जो था उसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए और एस्ट्रोनॉमी के लिए. डू यू नो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी? एनीवन? Yes, ma'am. प्लीज गो अहेड, बताइए. What is astronomy? Ma'am, the study about materials around Earth. Okay. Basically, ma'am, Okay. about stars, ma'am, meteors. सारी चीजें जो हैं उसके लिए बोला गया है, जो, हाँ आप करेक्ट हैं काफी हद तक, उनके लिए एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है. डीप स्टडी ऑफ द मटेरियल्स अराउंड द अर्थ और ऑन द अर्थ. तो ये चीजों के लिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा फेमस था. मेसोपोटामिया's राइटिंग सिस्टम एंड लिटरेचर spread to the eastern Mediterranean, northern Syria, and Turkey after 2000 BCE, so that the kingdoms of that entire region were writing to one another and to the pharaoh of Egypt in the language and the script of Mesopotamia. Here we shall explore the connection between the city life and the writing, and then look at some outcomes of a sustained tradition of the writings. अब क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ लिया कि यहाँ पे बहुत अच्छे अमाउंट में रिच लिटरेचर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए मेसोपोटामिया की जो राइटिंग सिस्टम था, लिटरेचर जो थी, वो और हिस्सों में भी फैली है. ईस्टर्न मेडिटेरेनियन हिस्सा हो, नॉर्दर्न सीरिया हो या टर्की हो,
और ये सब फैला है कब? आफ्टर 2000 BCE। ठीक है, जो किंगडम्स थे उस एंटायर रीजन के, वो लिखने लगे थे एक दूसरे को, क्योंकि उनको राइटिंग स्किल आ गया था। और जो फरो थे इजिप्ट के, डू यू नो व्हाट इज फरो ऑफ इजिप्ट? क्या होता है फरो? मैम पिरामिड्स। नो, हु सेड पिरामिड? पिरामिड के लिए तो पिरामिड ही बोलेंगे ना, फरो। मैम मेरे को लगा नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। जो वहाँ का जो राजा होता है ना, जो टाइटल दिया जाता है, ठीक है, वहाँ के जो मोनार्क्स हुआ करते थे ना, उनके लिए बोला जाता था फरो। ठीक है, रूलर जो थे उस ओके मैम। एरिया का, याद रखिएगा ये यस मैम। नाम। उनके लिए बोला जाता था, वो एक दूसरे से बातचीत करें उस लैंग्वेज के अंदर, उसके लिए ये फेमस हुआ था। स्क्रिप्ट जो है मेसोपोटामिया की, वो ये लोग समझ पा रहे थे। अब इस चैप्टर के अंदर आपको यही चीज पढ़ने को मिलेगी कि किस तरीके से कनेक्शन जुड़ा हुआ था सिटी लाइफ का राइटिंग से। सिटी लाइफ का कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ था राइटिंग से, और फिर कुछ आपको उसके आउटकम्स देखने को मिलेंगे जो इनके ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे, जो ये राइटिंग ट्रेडिशन था उससे जुड़े हुए। बिगिनिंग में ही कुछ रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, लैंड मेनली द अर्बनाइज्ड साउथ, इसके बारे में भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, जो अर्बनाइजेशन आया कुछ तरीके से। ठीक है, इनकी पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे अर्बनिज्म के बारे में, जो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण थोड़ा सा हुआ, फिर जो मूवमेंट्स था इनका सिटीज की तरफ, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर राइटिंग्स कैसे डेवलप करी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर। In the beginning of recorded history, the land, mainly the urbanized south, was called Sumer and Akkad. अब यहाँ पे शुरुआत में ही जो हिस्ट्री देखी गई है उसके अंदर जो लैंड था, बेसिकली अर्बनाइज्ड साउथ जो था, उसको बोला जाता था सुमेर और अकड़। ठीक है, आफ्टर 2000 BCE when Babylon became an important city, the Babylonia term was used for the southern region. अब क्या हुआ, ये बेसिकली जो एरियाज थे उसके अंदर बेबीलोन टर्म जो है वो बहुत ज्यादा काफी ज्यादा फेमस हुई, और उसके नाम पर बेबीलोनिया जो है वो पड़ गया था एक सर्दर्न रीजन के लिए, वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी की तरह बन गई थी। From about 1100 BCE, when the Assyrian established their kingdom in the north, and the region became known as Assyria. अब 1100 BC के अंदर एसेरियंस आए, उन्होंने अपना किंगडम वहां पे नॉर्थ में स्टैब्लिश किया, और उस एरिया को नाम दिया गया असेरिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आगे जब आप पढ़ोगे डीपली तब आपको अच्छे से और समझ में आएंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज। द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वाज सुमेरियन, और जो पहली नोन लैंग्वेज उस जगह की थी वो थी सुमेरियन। It was gradually replaced by Akkadian around 2400 BCE when Akkadian speakers arrived. अब क्या होता है, जब एक राजा एक आता है, ठीक है, और वहां पे वो अपनी तरीके की चीजें चला रहा होता है, दूसरे लोग उस पर इन्वेट करते हैं, ठीक है, घुसपैठ करते हैं, फिर उस पर वॉर होता है, फिर वो लोग जीत जाते हैं, तो वो अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो अप करवाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ, पहली नून लैंग्वेज थी सुमेरियन, फिर धीरे धीरे उनको अकाडियन जो लैंग्वेज आई, वहां पे जब वो लोग आए तो वहां पे बोलने वाले जो लोग थे उन्होंने उस चीज को रिप्लेस कर दिया, उस लैंग्वेज को। दिस लैंग्वेज फ्लरिश टिल अबाउट अलेक्जेंडर्स टाइम। अब ये लैंग्वेज जो है तब तक फ्लरिश करी थी, अब तक कि अलेक्जेंडर का टाइम था। सम रीजनल चेंजेस अकरिंग, कुछ चेंजेस तो उसमें आ ही रहे थे। फ्रॉम 1400 BCE द अरामिक ऑल्सो ट्रिकल्ड इन। अब 1400 BCE के अंदर दूसरी लैंग्वेज जो है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आने लगे, अरामिक आने लगी। दिस लैंग्वेज सिमिलर टू द हिब्रू, अब ये लैंग्वेज जो थी वो मिली जुली थी हिब्रू से, became widely spoken after 1000 BC, और बहुत ज्यादा बोले जाने लगी 1000 BC के बाद में। It is still spoken in parts of the Iraq, और इराक के कुछ हिस्सों में अभी भी हिब्रू जो है वो बोली जाती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे अभी जो भी हमने पढ़ा है उसके अंदर उन्होंने ये सिंपली बताया कि कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले आई, उसको किसने रिप्लेस किया, धीरे धीरे उसके अंदर और कौन से चेंजेस आए, फिर कब तक वो लैंग्वेज जो है आगे तक चली, और धीरे धीरे उसके अंदर अरामिक आई, फिर उसके बाद में हिब्रू आई, और हिब्रू जो है वो अभी भी कुछ हिस्सों में बोला जाता है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अभी पूरे जो 2 पैराग्राफ्स हमने भी पढ़े हैं उसमें। नो मैम। ओके। आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगिन इन 1840s। अब आर्कियोलॉजी जो है वो मेसोपोटामिया के शुरू, मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पर उसको देखा जाने लगा था, काम शुरू हुआ था उसमें 1840s, यानी कि जब ये चीजों को उस तरीके से पढ़ रहे थे और एक्सकवेशन वहां पे किया जा रहा था। At 1 or 2 sites, including Rook and Murray,
which we will discuss below. अब यहाँ पे हम दो साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है उरुक और मारी, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये पहली दो साइट्स थी जो वहाँ पे एक्सकवेट की गई। एक्सकवेशंस कंटिन्यूड फॉर डेकेड्स, कई डेकेड्स तक चला है एक्सकवेशन, जो खोद करके चीजों को निकालते हैं, उनको फिर स्टडी करते हैं, कितने साल पुराना था, क्या वहाँ का कल्चर था, एक दूसरे से चीजों को रिलेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। वही चीज यहाँ पे भी चली है। नो इंडियन साइट हैज एवर सीन सच अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, किसी भी इंडियन साइट पे इतने समय तक लंबा प्रोजेक्ट नहीं चला है जो कि यहाँ पे चला गया था, कई डेकेड्स तक चला था। Not only can we study hundreds of Mesopotamian buildings, statues, ornaments, graves, tools, and seals as sources, there are thousands of written documents. अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे 100 मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स मिल गई, स्टैच्यूज मिल गए, ऑर्नामेंट्स यानी कि जेवर मिल गए, ग्रेव्स यानी कब्रें मिल गई, टूल्स मिल गए, सील्स मिल गए, यही सिर्फ सोर्स नहीं था, बल्कि कई हजारों हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। Mesopotamia was important to Europeans because of references to it in the Old Testament, the first part of the Bible. अब मेसोपोटामिया जो है यूरोपियंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जिक्र जो है बाइबल के पहले पार्ट के अंदर भी किया गया है। For instance, the book of Genesis of the Old Testament refers to the Shimmer, meaning Sumer, as a land of the brick-built cities. अब एग्जाम्पल के तौर पे समझें, जो बुक ऑफ जेनेसिस है उसके अंदर पुराना जो टेस्टामेंट है उसमें शिमर चीज का रेफर किया गया है, जिसको जोड़ा, जिसका मतलब होता है सुमेर, जो कि एक लैंड है जहां पर ब्रिक बिल्ट सिटीज है, यानी कि ईंट से बनी हुई सिटी है वो। Travelers and the scholars of Europe looked on Mesopotamia as a kind of ancestral land, and when archaeological work began in the area, there was an attempt to prove the literal truth of the Old Testament. कई सारे travelers और scholars जो हैं यूरोप के, वो इस जगह पे आकर के देखते हैं, इसको एक ancestral land मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी archaeological काम शुरू हुआ है उस एरिया में, और कई सारे अटेम्प्ट किए गए हैं जो लिटरल ट्रुथ है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो चीज बताई गई है उसको लेकर के, कि असल सत्य जो है उसको लेकर के, जो ये होली बुक है उसके अंदर चीजें जो बताई गई हैं उसको लेकर के, वो अब आगे आपको पता पड़ेगा कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक चीज दे रखी है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, द फ्लड meant to destroy all life on earth. However, God chose a man, Noah, to ensure that life could continue after the flood. Noah built a huge boat and ark. He took a pair each of known species of animals and birds on the boat ark, which survived the flood. There was a strikingly similar story in Mesopotamian tradition, where the principal character was called Ziusudra or Utnapishtim. अब यहाँ पे बाइबल के अंदर जो चीज बोली गई है वो ये है कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आएगी, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब एक बहुत बड़ी बाढ़ आएगी जो सब कुछ, जो जितनी भी जिंदगियां हैं अर्थ पर, सबको खत्म कर देगी। फिर गॉड का भेजा हुआ एक आदमी आएगा जिसका नाम होगा नोआ, वो आएगा और वो हर एक स्पीसीज, हर एक प्रजाति में से इस बाढ़ से बचाने के लिए काम करेगा। कैसे? वो एक बहुत बड़ी बोट बनाएगा जिसका नाम दिया जाएगा आर्क बोला जाएगा। वो हर एक पेयर लेगा, दोनों स्पीसीज में से, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, सबको लेगा, उस बोर्ड पर रखेगा, और वो बोट जो है, वो आर्क जो है, वो सरवाइव कर जाएगा उस फ्लड में, यानी कि वो उससे बचा लिया जाएगा, ठीक है, उस फ्लड से वो बोट बचा लेगी उनको। और फिर जब ये बाढ़ खत्म हो जाएगी, जब ये पूरा डिजास्टर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में वापस से जीवन जो चक्र है, वापस से स्पीसीज जो उसने ली थी वो वापस से रिप्रोड्यूस करेंगे और वापस से जीवन जो है शुरू होगा अर्थ पे। ये बाइबल के अंदर है। सिमिलर स्टोरी मेसोपोटामियन ट्रेडिशन के अंदर भी बताई गई है, बस वहां पे जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम दिया गया है जियोसुद्रा या उत्नापिष्टिम, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो ये बात बोली गई है, ओल्ड टेस्टामेंट जो है, लिटिल ट्रुथ जो है, उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे ये सारे आर्कियोलॉजिकल काम जो है शुरू हो गया है, वो यही है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। क्लियर है सबको? नो। Okay, from the mid-19th century, there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient past of the Mesopotamia.
अब मिड 19th सेंचुरी से ही वहां पर एंथुजियाज्म जो था, नई नई चीजें जो मिल रही थी मेसोपोटामिया के अंदर, उसको रोका नहीं गया, वो चल रहा था, बिना रुके चल रहा था. In 1873, a British newspaper funded an expedition of the British Museum to search for a tablet narrating the story of flood mentioned in the Bible. अब इस चीज को लेकर के मार्क कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि 1873 के अंदर ब्रिटिश न्यूज़पेपर जो है उन्होंने एक एक्सपेडिशन दिया, मतलब फंडिंग करी कि ब्रिटिश म्यूजियम को कि आप वहां जाओ और जाकर के वो वाला टैबलेट लेकर के आओ जो ये स्टोरी को बताता है, फ्लड वाली स्टोरी को लिख रखा है सारा उस टैबलेट के ऊपर, उसको ढूंढ के लाओ और खर्चा हम देंगे. ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने किया. By the 1960s, it was understood that the stories of the Old Testament were not literally true, but may have been ways of expressing memories about important changes in the history. 1960s तक सबको समझ में आ गया था कि जो कहानियां यहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट में बोली गई हैं वो पूरी तरह से सत्य नहीं है, बस वो कुछ ना कुछ तरीका है पुरानी मेमोरीज को एक्सप्रेस करने का कि क्या क्या चेंजेस उस समय में आए हैं. Gradually, archaeological techniques became far more sophisticated and refined. धीरे धीरे archaeological techniques जो है और बहुत ज़्यादा sophisticated हो गई और refined हो गई. What is more attention was directed to different questions, including reconstructing the lives of ordinary people. अब ज़्यादा importance किसको दी जाने लगी थी? जो अलग अलग क्वेश्चंस उठ रहे थे कि कैसे हमें उस जमाने के लोगों की लाइफ को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना है कि क्या असल में उनके साथ में हुआ, कैसे वो जीवन जीते थे, उन सारी चीजों को वापस से कंजर अप करना है, कलेक्ट अप करना है. Establishing the literal truth of biblical narratives receded into the background. Much of what we discuss subsequently in the chapter is based on these later studies. अब उस लिटरल ट्रुथ को लेकर के जो बिब्लिकल नैरेटिव्स में दिया गया है, बैकग्राउंड में वो चीज चली है, उसको साथ में लेकर के और जो चीजें हमने भी इस चैप्टर में पढ़नी है उनको धीरे धीरे कोशिश की गई है साथ में लेकर के आने की. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में? मैम यस मैम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि किसी मेमोरी को इम्पोर्टेंट चेंज जो हिस्ट्री में हुआ है उससे मेमोरी को एक्सप्रेस करना. मैम ये कौन सी मेमोरी को एक्सप्रेस करने की बात हो रही है? ये जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है और जो मेसोपोटामिया के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनको साथ में जोड़ करके देखने की बात बोली गई है कि उनका एक तरीका हुआ था अपनी जो उस समय की मेमोरीज हैं उनको वापस से एक्सप्रेस करने के लिए. असल में ऐसा कुछ सच पूरी तरह से नहीं है कि टैबलेट ऐसी कोई थी जिस पर लिखा हुआ हो ये सारी फ्लड वाली स्टोरी, ऐसा कुछ भी लिटरल ट्रुथ नहीं आया है सामने, ये बोला गया है. उनकी जो समय में उनकी जो यादें हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं हिस्ट्री के अंदर उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है ये. यस मैम. Okay. Mesopotamia and its geography. Iraq is a land of diverse environments. इराक जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है अपने एनवायरनमेंट को लेकर के, यानी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ पे विविधता है. In the northeast lie green, undulating plain, gradually rising to the tree-covered mountain ranges with clear streams and wildflowers with enough rainfall to grow crops. अब कैसे है ये डाइवर्स कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में काफी ग्रीन और अनड्यूलेटिंग प्लेन्स है, यानी कि अनइक्वल प्लेन्स हैं. उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस मिल रही हैं, यानी कि बहुत ही हरी भरी माउंटेन रेंजेस है. फिर धीरे धीरे क्लियर स्ट्रीम्स और वाइल्ड फ्लावर्स हैं, साफ नदियां हैं, ठीक है, और वहाँ पे काफी जंगली फ्लावर्स हैं और इतनी रेनफॉल है कि वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जा सकें. Here, agriculture began between 7000 and 600 BCE. यहाँ पे खेती बाड़ी शुरू हुई थी 7000 से 6000 साल पहले, BCE, before Common Era. In the north, there is a stretch of upland called a steppe, where animal herding offers people a better livelihood than agriculture. अब यहाँ पे basically इनके geographical structure को समझाया जा रहा है कि नॉर्थ के अंदर काफी स्टेप एरिया है, अपलैंड ऊपरी एरिया है जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है, एक बेटर लाइवलीहुड है उनका, ठीक है. एग्रीकल्चर के कंपैरेटिवली देखा जाए तो उससे ज्यादा वो जानवरों को पालना और उनको चराना और वो सब चीजें ज्यादा करते हैं. After the winter rains, sheep and goats feed on the grasses and low shrubs that grow here. और विंटर होने के बाद में, यानी कि सर्दियां होने के बाद में
विंटर रेन्स के बाद में जो सर्दियों की बारिश होती है उसके बाद में शीप और गोट्स जो हैं वहाँ की ग्रासेस को खाते हैं, और जो छोटी छोटी श्रब्स हैं उनको जो उगरी होती है उन पर वो खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। टू द ईस्ट, अब हमने अभी नॉर्थ का पढ़ा था, ये नॉर्थ का था सारा डिस्क्रिप्शन, अब है टू द ईस्ट। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान। अब यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज जो सहायक नदियां होती हैं, जो यहाँ बेसिकली मेन जो बोली गई है टिग्रिस, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बेसिकली माउंटेन्स को जोड़ती हैं ईरान की। द साउथ इज अ डेजर्ट एंड this is where the first cities in writing emerged. This desert could support cities because the river Euphrates and Tigris, which rise in the northern mountains, carry loads of silt, fine mud. When they flood or when their water is let out to the fields and fertile silt is deposited. अब इस मैप के अंदर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो बात हो रही है डेजर्ट की, साउथ में क्या है, डेजर्ट एरिया है, उसके बाद ही यहाँ पे बोला गया है कि पहली सिटीज जो है वहीं पे फ्लरिश हुई थी, ठीक है, और राइटिंग जो है वो भी वहीं पे पहली की गई थी डेजर्ट एरिया, डेजर्ट सिटीज के अंदर ही, क्योंकि डेजर्ट जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट करता था, क्योंकि वहां पे यूफ्रेट्स और टिग्रिस जो है वो नदियां अपने साथ में नॉर्दर्न माउंटेन से जो उठ करके आती थी वो लेकर के आती थी काफी अच्छी अमाउंट में सिल्ट, फाइन मड लेके आती थी, जब भी उनमें बाढ़ आती थी तब, या फिर जब वो उनका पानी जो है फील्ड्स में छोड़ा जाता था तब वहां पे ये फर्टाइल सिल्ट जो है वो डिपॉजिट होता था, इसीलिए ये एरिया जो है ये काफी ज्यादा फ्लरिश करा। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? समझ में आया? इस पैराग्राफ में आपको कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं अभी। Students, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है वो बताया गया है, यहाँ मैप में देख सकते हो। बेबीलोन कहाँ है, डेजर्ट कहाँ है, मारी कहाँ है, और टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो है वो कहाँ से फ्लो कर रही हैं, और सीरिया कहाँ पे है, स्टेप कहाँ पर है, ये जो उनके ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं अलग अलग उनको भी दिया गया है, और सिटीज के नाम जो है वो भी दिए गए हैं, ठीक है। माउंटेनियस रीजन के लिए इन्होंने ट्राइंगल जो है उससे यहाँ पे ये सिम्बलाइज किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो सदर्न लिमिट जोन है रेन फेड एग्रीकल्चर का उसको उन्होंने रेड डॉटेड लाइन से बताया है, और जोन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इरिगेटेड एरिया जो है उसको ग्रीन डॉट्स जो है उससे बताया है कि यहाँ पर इन्होंने बेसिकली प्रोडक्टिविटी कर रखी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। So that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We are running out of time and we'll continue this chapter in our tomorrow's class. Till then, please go through the chapter and conjure up your problems. We'll discuss all of your problems in tomorrow's class of both the subjects. Okay? Have a nice day ahead, students. God bless you all. Thank you, ma'am. Welcome.